दोस्तों आज हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 2015 के प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे। जी हाँ, यह हल प्रश्न पत्र है और घटना चक्र के द्वारा जो उपलब्ध कराया गया है उसी को हम लोग तैयार करेंगे। और आप लोगों को पता ही होगा कि आज से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं, तो सभी लोग समय रहते भर दीजिए। और दोस्तों कई लोगों को दिक्कत है कि सीटें मात्र 173 हैं, तो मैं वही पुराना दोहराऊंगा कि हमको केवल एक ही चाहिए। हमारे कई एक मित्र जैसे राम वृक्ष जी हुए, उनका कहना है कि सीटें 173 हैं, बहुत परेशान हैं, कैसे क्या होगा। तो हम लोग परस्पर यही एक दूसरे को कह के चीज़ें जो है काउंटर कर देते हैं कि हमको केवल एक चाहिए। इसलिए आप भी इसी को फॉलो करिए, हमको केवल एक ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सम्राट दिए गए हैं, दूसरी तरफ विरुद्ध। विरुद्ध मतलब उपाधियां, याद रखिएगा, विरुद्ध मतलब उपाधियां। जी हाँ दोस्तों, घर पे आया हुआ हूँ, इस वजह से थोड़ा सा क्रम जो है भंग हुआ है, लेकिन अब जो है चीज़ें कंटिन्यू रखूँगा। और हाँ, बैकग्राउंड में यदि गली के प्रहरियों की आवाज़ आए तो उसको नोटिस मत करिएगा। जी हाँ, प्रहरियों से मतलब आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है, जो रात को डटे रहते हैं और दिन में जो है निर्भीक होकर सोते हैं गलियों में। तो अशोक को जो है दोस्तों प्रिय दर्शन कहा जाता है, ठीक है, उनकी उपाधि है। और समुद्रगुप्त को जो है पर क्रमांक कहा जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को जो है क्रमादित्य की उपाधि दी गई है इतिहास में। जी हाँ दोस्तों, 4 ऐसे अभिलेख हैं जहाँ से मतलब उन अभिलेखों में अशोक के मूल नाम मतलब अशोक के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो वह कौन कौन से? मास्की, गुर्जरा, निंतुर और उदयगोलम। इन चारों को याद कर लेना है, एक सवाल यहाँ से पूछ लिया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? जी हाँ दोस्तों, नियार्कस, आने सिक्रेटस, एरिस्टोबुलस तीनों आए थे, लेकिन डायमेकस जो है वह सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो फिर सवाल पूछा जाएगा कि किसके साथ आया या फिर किसके समय में आया। तो याद रखना है, सीरिया के जो राजा थे एंटियोकस, उन्होंने इसको जो है किसको, डायमेकस को अपना राजदूत बनाकर कहाँ भेजा दोस्तों? बिंदुसार के दरबार में भेजा, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों मिस्र के जो शासक हैं उन्होंने जो है डायनोसियस नामक राजदूत को जो है अशोक के दरबार में भेजा था। तो याद रखिएगा, डायमेकस बिंदुसार के समय में और डायनोसियस जो है अशोक के समय में भेजा गया है। फिर है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा, लाइफ ऑफ ह्वेनसांग जो है होइली दिया है, द नेचुरल हिस्ट्री टालमी ने दी है। मतलब उनके द्वारा जो कृतियाँ लिखी गई हैं उनकी बात हो रही है दोस्तों। और हिस्टोरियल फिलिपिकल जो है पाम्पेइस ट्रोगस की है, और द हिस्ट्रीज ऑफ हेरोडोटस वह मतलब द हिस्ट्रीज जो है वह हेरोडोटस की है। जी हाँ, हेरोडोटस वही हैं जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो सवाल ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा गलत है? तो याद रखिएगा, द नेचुरल हिस्ट्री जो है दोस्तों वह सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं क्या था उसमें। टालमी कहा गया है, द नेचुरल हिस्ट्री जो है उसका लेखक टालमी है, याद रखिएगा, टालमी नहीं है। फिर कौन है? प्लिनी, याद रखिएगा, प्लिनी ने जो है द नेचुरल हिस्ट्री को लिखा है। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग को किसने लिखा है? हुइली ने, याद रखिएगा। बात करें ह्वेनसांग की, तो यह जो है दोस्तों हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग में हा आता है और हर्ष में भी हा आता है, तो दोनों को कनेक्ट करेंगे और लंबे समय तक उसको याद रखने में सक्षम हो पाएंगे।
फिर बात करें ह्वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, उसको कहा जाता है सी यू की। यह भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। फिर सवाल पूछा जाता है कि फायान के यात्रा वृत्तांत को क्या कहा जाता है, तो फू को की, रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं, तो याद रखिएगा पुराणों के हैं। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है। ये विषय कौन कौन से हैं दोस्तों? सर्ग, रट जाइएगा एकदम, प्रतिसर्ग, वंश मनवंतर और वंशानुचरित। कैसे याद रखना है? देखिए, सर्ग एक बार याद कर लिया है तो सर्ग से ही संबंधित दूसरा आया है प्रतिसर्ग। ऐसे ही वंश एक बार याद कर लिया है, वंश से ही संबंधित है वंशानुचरित। तो दो जो हैं, मतलब 4 जो हैं वो लगभग लगभग एक दूसरे के सहारे याद रखे जा सकते हैं। बाकी जो अलग है वह है मनवंतर, इसको याद रखिएगा। दोस्तों एक वीडियो में जो है थोड़ी सी भूल हुई है, उसको मैंने पिन भी कर दिया है और आपको बताता भी चलूं। ये जो प्रवासी सम्मेलन मनाया गया है दोस्तों इंदौर में, वहाँ पे कहा गया था कि मुख्य अतिथि कौन है दोस्तों। तो एक वीडियो में मैंने कहा है, शायद वो वीडियो जो है ई दृष्टि की है, ई दृष्टि के निचोड़ के तहत आपको दिया है जनवरी वाले में। तो वहाँ पर मैंने कहा है कि जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं वह मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखिएगा वह मॉरिशस के नहीं हैं, अपितु कहाँ के हैं प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो सूरीनाम के हैं। यही जो हैं चीफ गेस्ट रहे हैं जो प्रवासी सम्मेलन हुआ है। अभिषेक निगम जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने इस भूल को जो है पकड़ा और मुझे बताया। तो अभिषेक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से जो है हमारा साथ बना रहे, मतलब चीज़ों को बताते रहें। भाई इंसान हूँ, गलतियाँ तो हो ही सकती हैं, और आपको पता है कि मैं वीडियो एडिट वेडिट तो करता नहीं हूँ, इतने संसाधन ही नहीं है, तो थोड़ा उसको, और मैं इस सिद्धांत पे काम भी करता हूँ कि स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा, ये दो जो हैं सफलता के मूल मंत्र हैं। तो इसी सिद्धांत पे काम करता हूँ। चलिए, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? तो 7वां अंग जो है मित्र है। जी हाँ दोस्तों, किसने दिया था सप्तांग सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत जो है अर्थशास्त्र में दिया था, किसके द्वारा? कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। तो उन्होंने जो है राज्य के लिए 7 अंग बताए थे महत्वपूर्ण। उनका क्रम आपको रट लेना है। इन घटना चक्र वालों ने आपको ये चीज़ नहीं बताई है, लेकिन मैं हूँ ना, आपके लिए चीज़ें लेके आता हूँ। तो चाणक्य ने जो है कौन से 7 अंग बताए हैं राज्य के लिए? देखिए, राजा सर्वप्रथम है। किसी राज्य के लिए राजा का होना अनिवार्य है, अपरिहार्य है। फिर राजा के बाद अमात्य, उसका मंत्री होना चाहिए। अब दोनों हैं तो दोनों रहेंगे कहाँ? जनपद में रहेंगे, और जनता भी जनपद में ही रहती है। तो राजा के बाद अमात्य, अमात्य के बाद जनपद का होना जरूरी है, और जनपद में भी दुर्ग का होना जरूरी है। जी हाँ, जनपद में यहाँ वहाँ तो रहेंगे नहीं, दुर्ग में रहेंगे। और जब दुर्ग होगा तो दुर्ग को चलाने के लिए, जनपद को चलाने के लिए कोष की आवश्यकता होगी, और जब दुर्ग और कोष भी हो जाएगा तब इस सब की रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता होगी। और जब सेना भी आ जाएगी तो एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको जो है कठिनाई के समय अपने दुखों से या फिर अपने सुखों से जो है परिचय कराया जा सके। तो फिर बात आती है मित्र की। याद रखिएगा, मित्र जो है अंतिम अंग है राज्य का, और 7वां। ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो पिछली क्लास में भी आपको बताया है, गाय को, इसको अघन्या भी कहा जाता था। अनिवार्य और महत्वपूर्ण है, इसीलिए अघन्या मतलब ना मारे जाने योग्य। तो एक सवाल इससे पूछा गया था संबंधित। आपको बताते चलें कि यह जो है 2015 का री एग्ज़ाम वाला पेपर है।
जो दोबारा हुआ था, एक बार रद्द हो गया। तो इसके बाद हम पुनः 2015 वाला करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? तो दिल्ली का लाल किला जो है अकबर के समय में नहीं बनवाया गया। फिर किसने बनवाया? तो याद रखिएगा, इसका निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। बाकी तीनों का निर्माण जो है अकबर ने कराया, आगरा का किला, लाहौर के किला और इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद के किले में ही दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति, जी हाँ, समुद्रगुप्त का अभिलेख जो है, जिसको किसने लिखा है? हरि सेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति जो है अकबर के इलाहाबाद के किले में ही अवस्थित है। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो याद रखिएगा, दंती दुर्ग ने। दंती दुर्ग या दंती बर्मन जो है राष्ट्रकूट शासक था दोस्तों, और इसने जो है हिरण्यगर्भ नामक एक धार्मिक यज्ञ कराया था। जी हाँ, हिरण्यगर्भ जो है एक तरह का धार्मिक यज्ञ ही था। राष्ट्रकूटों से याद आया दोस्तों, महाराष्ट्र में जो कैलाश मंदिर, जी हाँ, चट्टान को काट कर कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने कराया था। याद रखिएगा, नॉट केडीआर। केडीआर का मतलब कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने नहीं कराया था, बल्कि कृष्ण प्रथम ने कराया था। जी हाँ, कृष्णदेव राय जो हैं आपको पता होगा, विजयनगर वाले कृष्णदेव राय की बात हो रही है। और ये जो हैं कृष्ण प्रथम जो हैं वह राष्ट्रकूट शासक हैं। तो याद रखिएगा, कृष्णदेव राय को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने जो है विट्ठल स्वामी का निर्माण कराया है और हजारा मंदिर का निर्माण कराया है, जबकि कृष्ण प्रथम ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कराया है। बाबर वाले सवाल को मैं एक बार पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि क्रम पूछ लिया जाता है। तो कहा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सुमेलित नहीं है। पानी पीकर खाना खाया और चल दिया घर को। जी हाँ, पानी का मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। खाना का मतलब खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। और चल का मतलब चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में हुआ। याद रखिएगा, 1528 में। तो यही डी वाला गलत है। बाकी घर का मतलब है घाघरा, 1529 में हुआ। तो जब इसको याद रखेंगे कि पानी पीकर खाना खाया बाबर ने और फिर चल दिया घर को, तब जो है कभी भी यह सवाल आपसे गलत नहीं होगा। लगे हाथों इसको भी देखते चलते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध जो है दोस्तों 1527 में बाबर और राणा सागा के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के मध्य, और चंदेरी का युद्ध जो है 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। तो युद्ध का क्रम और किसके बीच हुआ, दोनों चीज़ें आपको रट लेनी हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? तो विलियम हॉकिंस को जो है जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। 1608 में जो है यह जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 में दूसरा अंग्रेज जो है टॉमस रो, टी रो का मतलब टॉमस रो जो है या फिर थॉमस रो जो है, वह जहांगीर के दरबार में आया था। तो दोनों का वर्ष याद कर लीजिएगा, दोनों का नाम, और दोनों कहाँ आए हैं? जहांगीर के दरबार में। दक्षिण भारत के आधुनिक भारत में आ गए हैं दोस्तों हम लोग। दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो सही जवाब है क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे पोलीगार। सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है दोस्तों? तो सौमेंद्र का मतलब साम्य। तो सही जवाब है क्रांतिकारी साम्यवादी दल जो है सौमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था 1934 में। यह भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना?
तो सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1917। जी हाँ, यदि पहली महिला की बात की जाए तो एनी बेसेंट आ जाएंगी और कलकत्ता अधिवेशन आ जाएगा कब, 1917। यदि पहली भारतीय महिला की बात की जाए दोस्तों, तब एनी बेसेंट नहीं बल्कि सरोजिनी नायडू जी आ जाएंगी, याद रखिएगा। और सरोजनी जो है इस तरह से लिखा जाता है, यह भी देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी में जो है वर्तनी के तहत यह पूछ लिया जाता है। तो पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, तो सरोजनी नायडू। कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कानपुर में इन्होंने हिस्सा लिया था, कब, 1925 में। सरोजनी नायडू को जो है दोस्तों भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत कोकिला, स्वर कोकिला दोस्तों किसे कहा जाता है, आपको पता ही होगा किसे कहा जाता है, स्वर कोकिला। 1947 से 49 तक जो है यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। यह भी आपको याद रखना है, पहली महिला राज्यपाल थी। यूपी स्पेशल के तहत समय अवधि आपसे पूछी जा सकती है कि कब तक राज्यपाल रहीं। थी कहाँ से दोस्तों, तो याद रखिएगा हैदराबाद, HBD हैदराबाद से थी। दोस्तों करंट अफेयर्स की बात करूं तो अभी तक ई दृष्टि रिलीज नहीं हुई है, जैसे ही आती है तुरंत आपको देना शुरू कर दूंगा, तो निश्चिंत रहिए उसके लिए। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो सबको पता है हजरत महल ने किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो 30 मई 1857 को प्रारंभ हुआ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें, क्योंकि अभी पिछले 1 से 2 दिन में जो है संख्या बढ़ी है सब्सक्राइबर्स की, आप भी देख रहे होंगे। और यदि आप लोग समर्थन करेंगे तभी चीज़ें जो हैं सही हो पाएंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता है। लोक नायक दोस्तों किसे जाना जाता है, आपको पता होगा, जेपी को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। गोपाल हरि देशमुख के द्वारा जो पत्र एक संपादित किया जाता था दोस्तों, उसका नाम था क्या, प्रभाकर। और बात करें लोकनायक की, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। इन्होंने जो है दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, यह भी याद रखिएगा। कामागाटा मारू क्या था दोस्तों, तो याद रखिएगा एक जहाज था जिस पर हांगकांग से, याद रखिएगा कहाँ से, हांगकांग से। विकल्प में भारत या पश्चिम बंगाल या बांग्लादेश भी रहेगा, कंफ्यूज कतई नहीं होना है। हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था पंजाब के 376 यात्रियों के लिए, लेकिन कनाडा में इनको घुसने नहीं दिया गया था। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि कब आया, तो 1946 में आया। कब, 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ये 24 मार्च कतई रट जाना है भैया। इसका गठन कब हुआ था, 1946 में ही हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। 2 सदस्य और कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो इटली जो थे वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध किया गया, तो सही जवाब है मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध में जो है तारकेश्वर आंदोलन की शुरुआत हुई। तो कहाँ हुई, एक सवाल तो ये बनता है, तो बंगाल में। कब हुई दोस्तों, 1924 में। किसके विरुद्ध, तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। दीन बंधु उपाधि जो है दोस्तों CF एंड्रयूज को दी गई थी। और देश बंधु जो है दोस्तों CRD बोले तो CR दास को कहा जाता है, याद रखिएगा। देश बंधु, दीन बंधु। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। 1929 में जारी किए गए दिवाली घोषणा पत्र का संबंध किससे था दोस्तों, तो याद रखिएगा डोमिनियन स्टेटस से था। 1929 में दिवाली घोषणा पत्र जारी किया गया था, किसके द्वारा,
लॉर्ड इरविन के द्वारा। तो यह वर्ष भी याद रखिएगा, किसने जारी किया था दिवाली घोषणा पत्र, तो लॉर्ड इरविन ने जारी किया था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था, माउंटबेटन ने। उसका मानना था कि गांधी जी जो हैं एक बड़ी सेना की टुकड़ी के बराबर अकेले काम करने की क्षमता रखते हैं। फिर क्या करना है, राज्यों के मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही मतलब घटता क्रम है। तो दोस्तों वर्तमान संदर्भ की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादक जो है मछली का आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो वर्तमान संदर्भ में हमको देखना है, बाकी जब आर्थिकी पढ़ेंगे तो चीज़ें और अपडेट करा देंगे। इसी के लिए आपको आर्थिकी का निचोड़ एकदम पढ़ के तैयार कर लेना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। लेप्चा सिक्किम में पाई जाती है। बीरहोर झारखंड में और गारो मेघालय में। दोस्तों रात भर ट्रेवल किया तो नींद पूरी नहीं हो पाई और इसी वजह से समय भी नहीं मिल पाया घर आने के दौरान। तो अब वीडियो शूट कर रहा हूँ, सुबह आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर है मणिकरण, गर्म जल स्रोत और अवस्थिति के बारे में एक सवाल दिया गया है, मिलान करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो मणिकरण जो है हिमाचल प्रदेश में है गर्म जल स्रोत, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में नहीं है, यही कथन सुमेलित नहीं है। अनहोनी जो है मध्य प्रदेश में है और तप्त पानी जो है उड़ीसा में है। तप्त पानी से याद आया, तातीपाका क्या है दोस्तों, तातीपाका एक रिफाइनरी है। वह कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। बात करें कोयला उत्पादक क्षेत्रों की तो एक है सिंगरौली। ये चीज़ दोस्तों आपको किसी किताब में मिलेगी नहीं, सिंगरौली और सिंगरेनी। सिंगरौली जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और कुछ हिस्से इसमें मध्य प्रदेश के भी शामिल हैं। तो सिंगरौली एक कोयला उत्पादक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ऐसे ही सिंगरेनी भी एक कोयला उत्पादक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ दोस्तों तेलंगाना में है, याद रखिएगा सिंगरेनी। फिर ज्वालामुखी क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर परिषद का नाम है ज्वालामुखी। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है, तो सही जवाब है जम्मू कश्मीर में भी दूध गंगा नदी है और उत्तराखंड में भी और महाराष्ट्र में भी है। तो 3 राज्यों में दूध गंगा नदी बहती है। कौन सा ध्वस्त नगर नहीं है दोस्तों, तो सही जवाब है चरखारी जो है ध्वस्त नगर नहीं है। ध्वस्त नगर होते क्या हैं, ऐसे परित्यक्त नगर या मतलब त्यागे गए नगर जिनके अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं। तो इनमें कुलधारा, धनुषकोडी और लखपत नगर जो हैं ध्वस्त नगर हैं, जबकि चरखोरी जो है ध्वस्त नगर नहीं है। भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है दोस्तों, तो सही जवाब है अंचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। फुलझर झील या फिर अंचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। फुलहर झील जो है दोस्तों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में अवस्थित। फुलझर या फिर फुलहर भी मिल सकती है आपको, कहाँ अवस्थित है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अवस्थित है फुलहर झील या फुलझर झील। और दोस्तों बुलर झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, मीठे पानी की झील है, यह याद रखिएगा। हमीरसर झील गुजरात में, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। दोस्तों यही सब चीज़ें आपको इकट्ठी करके देता हूँ जो संभावित प्रश्न होते हैं ना, इकट्ठी चीज़ों के रूप में जिनको पूछा जा सकता है। इसीलिए इस सेशन को जो है MDA कहते हैं, PY क्यूज विद MDA, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहता है, लेकिन और किस तरह से पूछा जा सकता है यह भी आपको इस क्लास में बताया जाता है। कोई फैक्ट जो ज़रूरी होता है उसको करंट अफेयर से अपडेट किया गया होता है।
इसीलिए इसको PYQs विद MDA कहते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो मिला देते हैं। अष्टामुडी झील दोस्तों कहाँ अवस्थित है? केरल में। ठीक है, केरल में ही अनाईमुडी चोटी अवस्थित है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पुलिकट झील दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और रूपकुंड झील को कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य की अस्थियों के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह उत्तराखंड में अवस्थित है और सूरजकुंड जो है हरियाणा में अवस्थित है। तो दोस्तों रूपकुंड झील वाला जो फैक्ट मैंने आपको बताया वह इस किताब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगला सवाल है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो सभी जान रहे होंगे, रेगुर मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो सभी जान रहे होंगे, एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कांडला निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए कांडला प्रसिद्ध है। क्या है कांडला दोस्तों? एक समुद्री बंदरगाह है, गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। सबसे गहरा जो बंदरगाह है दोस्तों वह है विशाखापत्तनम। और विशाखापत्तनम से याद आया दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपको बताया मैंने कि टाइगर ट्रम्प और सिम्बैक्स नामक जो 2 अभ्यास हैं वह विशाखापत्तनम में आयोजित हुए हैं। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच में, जबकि टाइगर ट्रम्प भारत और USA के बीच में होता है। कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है दोस्तों? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला खान जो है सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है, याद रखिएगा। माफ़ कीजिएगा कि मैंने आपको बस्तर जिला बताया, बस्तर के बजाय दंतेवाड़ा जिला है, याद रखिएगा। किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ में जो है टिन अयस्क का प्रमुख भंडार अवस्थित है। कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो हैलोक्लाइन जो है जल की लवणता प्रवणता को दर्शाता है, याद रखिएगा। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है दोस्तों कहाँ? तो आप सभी को पता होगा, उपमहाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमालय काल कहा जाता है? तो सी विकल्प ज़्यादा सही है, क्योंकि 14वीं से 16वीं सदी के बीच जो है नासा के अनुसार लघु हिमकाल के बीच के समय को जो है लघु हिमकाल की संज्ञा दी जाती है, 14वीं से 16वीं सदी के बीच के समय को। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक जो है मृदा अध्ययन से संबंधित है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो सभी जान रहे होंगे कि विकल्प ए सुमेलित नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात नहीं है, बल्कि वेनेजुएला में स्थित एंजेल जलप्रपात सबसे ऊंचा है। बाकी विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुपीरियर है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील और विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगनिका झील है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? तो सही जवाब है कालाहारी। कालाहारी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है, याद रखिएगा। बाकी चिहुआहुआन जो है मैक्सिको में अवस्थित एक मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल चीन में, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, याद रखिएगा।
उद्योग दिए गए हैं दोस्तों और स्थान दिए गए हैं, तो वो देखना है कौन सा उद्योग किस स्थान पर पनप रहा है। कागज उद्योग ओंटारियो में है। सूती वस्त्र उद्योग दोस्तों डिट्रॉइट में ना होकर ओसाका में पाया जाता है, याद रखिएगा। निर्माण होता है, ओसाका जापान का शहर है। इसके साथ ही रासायनिक जो उद्योग है वह टेक्सास में है, और मोटर कार उद्योग नगोया में है और डेट्रॉइट में भी है, याद रखिएगा। तो विकल्प बी सुमेलित नहीं है। किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो सभी जान रहे होंगे, भूटान। अगला सवाल, निम्न झीलों में कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? तो जवाब है बैकाल झील, विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। स्वर्णिम त्रिभुज जो है दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज या स्वर्णिम त्रिकोण कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? लाओस हो गया, थाईलैंड, म्यांमार और दक्षिणी चीन का कुछ हिस्सा जो है इस ट्रायंगल में आते हैं। क्या नाम है इसका ट्रायंगल का? दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र या फिर स्वर्णिम त्रिकोण। बरमुंडा त्रिकोण जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र है। और चावल का कटोरा रेड बेसिन जो है चीन में अवस्थित है। गोल्डन क्रिसेंट जो है दोस्तों किसे कहा जाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को जो है गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। यहाँ से अवैध दवाइयों का जो है दवाइयों की तस्करी होती है, याद रखिएगा। पुनः एक सूची को दूसरी से मिलाना है और देखना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। ग्रैंड कुली जो है वह कोलंबिया में स्थित है। नूरेक जो है बक्स में उपस्थित है। काहेरा जो है जाम्बेजी काहोरा जो है जाम्बेजी में है, याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी पर। हूबर बांध जो है टेंसी नदी पर ना होकर कोलोराडो नदी पे है, यह भी याद रखिएगा, कोलोराडो नदी पर अवस्थित है। फिर क्या करना है दोस्तों? कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक रहा है? तो सही जवाब है चिली। वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनकी पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही जवाब पहले क्षोभ मंडल हो जाएगा, 2 वाला सही होगा। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, 2 के बाद 3 और 3 के बाद मध्य मंडल। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। आपको पता होगा ओजोन परत जो है वह समताप मंडल में अवस्थित है। सारी मौसमी घटनाएं जो हैं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। समताप मंडल में जो है हवाई जहाज भी उड़ान भरते हैं। पर्यावरण से संबंधित सवालों को देख लेते हैं। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या रहा है? जानवरों को दर्द निवारक डाइक्लोफेनेक दवाई देना। आप लोग सभी जान रहे होंगे, तो विकल्प सी सही उत्तर नहीं है। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन जो है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में जो है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषक सर्वाधिक हैं। यह सवाल एक बार और पूछा गया है। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है दोस्तों? तो याद रखना है, यह एक बंद तंत्र होता है, यही कथन सही नहीं है, बल्कि यह एक खुला तंत्र होता है। आपको पता होना चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा जो है A.G. टांसले ने दी थी, यह भी याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम है क्या? एक ऐसी इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे जानवर आदि शामिल होते हैं और जो अपने अजैव पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं। याद रखिएगा, यह एक खुला तंत्र होता है, पारितंत्र।
निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? क्रायोजेनिक का मतलब साथियों एकदम निम्नतम ताप। तो सही जवाब हो जाएगा आइस कोर। निम्नलिखित में से जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से कौन सा संबंधित नहीं है? तो सही जवाब है सौर विकिरित ऊर्जा या सौर विकिरण जो है जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। यह अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है। निम्न में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया को। और किसे किसे जाना जाता है मेगा डाइवर्स के रूप में? तो चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, भारत जो है मेगा डाइवर्स देशों की सूची में रखे जाते हैं। किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है दोस्तों? तो सही जवाब होगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेशों की शुद्ध उत्पादकता सबसे कम है। यह वह दर होती है जिसमें ऊर्जा का संग्रह जो है कोई जैव तंत्र करता है और उसे शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कार्बन व्यापार प्रोटोकॉल जो है मॉन्ट्रियल में नहीं हुआ था। मॉन्ट्रियल में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल में जो है ओजोन से संबंधित समझौता हुआ था 16 सितंबर 1987 को, याद रखिएगा। बाकी प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 में हुआ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जो है 1997 में हुआ। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी जो कि तमिलनाडु में है भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करने का कानून अनिवार्य कर दिया है? तो ब्राजील ने कर दिया है, याद रखिएगा। निम्न में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है पश्चिमी घाट। कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है दोस्तों? तो सही जवाब है पोषण स्तरों की कम संख्या जो है जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। निम्न में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो सही जवाब है प्रवाल शैलों का खनन, जी नहीं। प्रवाल रोगों का फैलना, जी नहीं। सागरीय जल में अवसादों का जमाव, ये भी नहीं। बल्कि वैश्विक तापन जो है सही उत्तर होगा। कौन सा कथन सही है? तो जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यही कथन सही है। अन्य कथन सही नहीं है। जैव मंडल पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर स्थापित सभी पारिस्थितिक प्रणालियों का योग होता है, यह भी याद रखिएगा। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है? तो सही जवाब है सोलर रेडिएशन को नापने में किया जाता है। मानव शरीर की सामान्य तापक्रम जो है 98°4 है। इसके बराबर में कार्बन मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? तो एक फार्मूला है, उसमें वैल्यू जब रख देंगे तो चीज़ें जो है निकल के आ जाएंगी। C/5 बराबर F-32/9। इस फार्मूले को रट जाइएगा और लगा के जो है उत्तर निकाल देंगे आप लोग। एक गिलास पानी पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी कैलोरी मिलती है? तो सभी जान रहे होंगे 0। आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नैनो प्लग संबंधित है दोस्तों किससे? तो सही जवाब एक छोटे सुनने के यंत्र से नैनो प्लग संबंधित है। रोगियों के दांत को देखने के लिए किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब है अवतल दर्पण। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। जी हाँ, मायोपिया का मतलब मेरा पिया मेरे पास है, उसे खाली पिया ही दिखेगा।
तो मायोपिया में क्या होता है, व्यक्ति को केवल और केवल अपने नज़दीक का ही दिखाई देता है, इसीलिए उसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं हिंदी में, दूर का दिखाई नहीं देता है। तो मायोपिया शब्द ही पूछा गया है, तो आपको मायोपिया भी होना चाहिए। मायोपिया का मतलब मेरोपिया। याद करने के लिए बता रहा हूँ, कोई ब्रह्म सत्य नहीं है ये। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, तो सभी जान रहे होंगे जर्मेनियम अर्धचालक है, बाकी सिलिकॉन भी एक अर्धचालक होता है। बॉक्साइट का अयस्क दोस्तों है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो सभी जान रहे होंगे एल्युमिनियम का। इसके अन्य अयस्क क्या हैं, क्रायोलाइट और डायास्पोर। तांबे के जो अयस्क हैं दोस्तों वह कौन से हैं, मैलेकाइट और क्यूपराइट। सोने का जो है कैल्वेराइट और सिल्वेराइट जो है सोने के अयस्क हैं, याद रखिएगा। फिर है कांसा मिश्र धातु है दोस्तों। कांसा को मैं आपको पहले भी ट्रिक बता चुका हूँ। कासन का सीयू का मतलब है कापर और सन का मतलब है टिन। तो कापर और टिन का जो मिश्रण होगा उसी को कांसा कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। कैसे याद रखना, कांसा को इस तरह से पढ़ना है, जैसे ही ऐसे पढ़ेंगे तो आपको तुरंत इसमें जो शामिल होने वाले तत्व हैं वह पता लग जाएंगे, कापर और टिन। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है, तो स्पर्म व्हेल, याद रखिएगा। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है, तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। कैसा, दोनों हाथ एवं दोनों पैरों का। तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप हो जाता है पैरालिसिस में। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, तो एमाइलेज पाया जाता है। हाल ही में फसाई ने जो है इसके नए मानक तैयार किए, किसके, बासमती चावल के। मतलब क्या रंग होगा, किस तरह की गंध होगी, किस तरह का टेस्ट होगा, ताकि और लोग जो हैं उस पर दावा ना कर सकें कि ये हमारे यहाँ का है, जैसा कि पाकिस्तान करता रहता है। तो यह अच्छा कदम है, करंट अफेयर से आपको अपडेट कर दिया है। चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन, याद रखिएगा। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है दोस्तों रक्तहीनता या एनीमिया, याद रखिएगा। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है, याद रखिएगा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसको पेंडेमिक कहते हैं, याद रखिएगा। सवाल एक पूछा जा सकता है। किसी क्षेत्र विशेष में स्थायी रूप से विद्यमान रोग की स्थिति को एंडेमिक कहते हैं, और जब संक्रामक रोग एक बड़ी संख्या को पकड़ लेता है तो इसको एपिडेमिक कहते हैं, और जब एपिडेमिक जो है पूरे विश्व को कवर कर ले, संक्रमण जो है वो एक देश से दूसरे देश को होने लगे, तो उसको पेंडेमिक कहते हैं। इसीलिए कोरोना को पेंडेमिक कहा गया था, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है दोस्तों, तो हैजा जो है जल जनित रोग है, याद रखिएगा। वाइब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। मतलब एक सवाल ये पूछा जा सकता है हैजा होता किसकी वजह से, तो जीवाणु की वजह से होता है। जल जनित रोग है दोस्तों, तो एक और रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, और उस रोग का नाम दोस्तों क्या है, तो आप सभी जानते होंगे टाइफाइड बुखार। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, रट जाइएगा। साइंस के सवाल दोस्तों ज़्यादातर रिपीट कर दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा तना है, तो सभी जान रहे होंगे अदरक एक तना है। ऐसे ही दोस्तों आलू भी एक तना है, अदरक तो है ही है, और हल्दी भी एक तना है, याद रखिएगा। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो Hg का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो मरकरी से है, याद रखिएगा। सामान्य
व्यक्ति का जो है औसत रक्तचाप 120/80 होता है। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो सही जवाब है छाल से प्राप्त की जाती है। और कुनैन जो है मलेरिया के उपचार में दी जाने वाली दवा है। और मलेरिया रोग जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण फैलता है, जो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। तो यह एक परजीवी के कारण फैलता है, यह भी याद रखिएगा। उस परजीवी का संक्रमण जो कौन करता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। रट जाइएगा। लौंग है दोस्तों क्या? एक सूखे फूल की कलिका है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः किस लिए है? तो याद रखिएगा जाइलम जो है जल से संबंधित है, और फ्लोएम जो है फूड से संबंधित है। तो फ्लोएम जो है फूड का संचरण करता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का तापक्रम जो है दोस्तों ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, याद रखिएगा। रहता कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्न में से किसे दिसंबर 2014 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? तो सही जवाब है GSLV-3। करंट अफेयर का सवाल पूछ दिया गया है। राज्य व्यवस्था को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो सही जवाब है नमित शर्मा बनाम बंगाल संघ। टारगेट करंट AK 123 को ज्वाइन करिए, और जो भी महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक हैं और जो कंटेंट है वह सब आपको यहीं पर मिलेगा। PDF भी आपको यहीं पर दी जाएगी। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो सही जवाब है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक नीति निर्देशक तत्व है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित है। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बनाता है? तो सबको पता होगा संसद बनाती है, और ऐसा प्रावधान जो है अनुच्छेद 248 में किया गया है, याद रखिएगा। इसके अनुसार अवशिष्ट विधायी शक्तियां जो हैं 248 जो है अवशिष्ट विधायी शक्तियों का प्रावधान करता है, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्न में से कौन कार्य कर सकता है? तो सभी जान रहे होंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे चीफ जस्टिस थे जो राष्ट्रपति बने भारत के, और पहले मुस्लिम थे जो CJI बने। हिदायत उल्लाह 1969 में जो है यह राष्ट्रपति बने थे, यह भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। एकदम सही है दोस्तों। उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत धारित करता है। तो कारण गलत है, कथन सही है। कारण के अनुसार जो है कार्यकाल अब 3 वर्ष है, याद रखिएगा। तो कथन और कारण दोनों सही नहीं है। इन्होंने विकल्प मतलब कथन ठीक है, कारण सही नहीं है। तो इसमें सही उत्तर जो है दोस्तों विकल्प A होना चाहिए। नियुक्ति दोस्तों कौन करता है मानवाधिकार आयोग की? तो राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर, याद रखिएगा। और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो यह भी याद रखिएगा 1993 में बना था। फिर कथन दिया है और कारण। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, एकदम सही है दोस्तों। 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग की बात की गई है, क्योंकि
कारण क्या है? संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है, तो कारण गलत है, कथन सही है। 243 आई में राज्य के वित्त आयोग की बात कही गई है। प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा गठित किया जाएगा। और इसका दोस्तों काम क्या है राज्य वित्त आयोग का? तो इसका काम है संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय करता है या करेगा। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 100 के तहत। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो सही जवाब है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को। उच्च न्यायालय की बात हो रही है। यह जो है उच्च न्यायालय दोस्तों जो है उन व्यक्तियों के खिलाफ भी रिट को जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वह केवल और केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी करता है। कथन और कारण दिया गया। भारत में लिखित संविधान है, एकदम सही है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है, भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो विकल्प बी सही उत्तर है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो सही जवाब है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जी हाँ, यदि यह अधिकार विदेशियों को भी दे दिया जाएगा तो संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, कुछ भी बोल देंगे भारत के बारे में। कथन कारण दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, एकदम सही है। 243 आई में इसका उल्लेख है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पे भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का मैंने आपको अनुच्छेद गलत बता दिया है, वह राज्य वित्त आयोग का अनुच्छेद था। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, यह कथन है। तो कथन दोस्तों ठीक है। और कारण क्या कह रहा है? ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो यही कारण गलत है और कथन तो आपको बता ही दिया है वो सही है। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, सही बात है। 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई। राज्यों में पंचायतों तथा शहरी निकायों के चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है, अपितु राज्य के निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस प्रावधान में है? तो अनुच्छेद 61 में है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो आप सभी जान रहे होंगे एकहरी नागरिकता जो है संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। बाकी सभी विकल्प जो हैं संविधान के संघीय लक्षण के उदाहरण हैं, इसको रट लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टारगेट करंट 1123 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी, याद रखिएगा। लेकिन ओडिशा पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त स्थापना से संबंधित विधान पारित किया था। लोकायुक्त दोस्तों राज्य में होते हैं और लोकपाल केंद्र में होता है। वर्तमान में यूपी के लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं, यह भी याद रखिएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या
लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई। तो सही जवाब है 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो कि 2003 में हुआ। इसके अनुसार लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या से 15%, मतलब लोकसभा और विधानसभा में कुल सदस्यों को 15% तक ही सीमित किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो सही जवाब है वैधानिक अधिकार है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। यह संवैधानिक या मौलिक अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको जो है सांविधिक अधिकार कहा है, याद रखिएगा। बाकी आयोग ने जो है वैधानिक अधिकार माना है, विकल्प डी। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन अब जो है 104वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा को प्रतिपादित किया? तो आप सभी जान रहे होंगे, केशवानंद भारती वाद में ऐसा किया गया। और इसमें जो है 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह फैसला लिया और मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एम सीकरी थे। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। कभी कभी हूबहू विकल्प दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। संसद में शून्यकाल का समय कितना है दोस्तों? याद रखना, यहाँ पर संसद की बात कही गई है। तो संसद में जो है लोकसभा में शून्यकाल का समय 12 से 1 के बीच है और राज्यसभा में जो है 11 से 12 के बीच का है। तो सी और डी दोनों कथन सही है। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो आप सभी जानते होंगे, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं दोस्तों, क्या शामिल हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो विकल्प डी सही होगा। अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल को देख लेते हैं, करंट अफेयर्स का ही सवाल है। किसे मार्च 2015 में जीएसटी पर अधिकार प्राप्त राज्य के वित्त मंत्रियों के समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? किसने दोस्तों? तो के एम मणि ने यह काम किया था, याद रखिएगा। निम्न में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो आप सभी जानते होंगे, तेल कंपनियां भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करती हैं। अणु शक्ति निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय ऊर्जा निगम और एनटीपीसी का, याद रखिएगा। निम्न में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? तो सही जवाब है दोस्तों CACP, बोले तो कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसकी स्थापना दोस्तों 1985 में हुई थी। विजय पाल शर्मा जो हैं इसके वर्तमान में प्रमुख हैं और यह 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है MSP, यह भी याद रखिएगा। निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के लिए यह हेल्पलाइन लागू की गई है। निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है, कथन और कारण दिए गए हैं। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, एकदम सही है। वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, तो कथन ए सही है दोस्तों, जबकि कारण जो है आर गलत है। भारत सरकार जो है आर्थिक विषयों के साथ साथ सूक्ष्म आर्थिक विषयों के साथ साथ बृहद आर्थिक विषयों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, इसलिए कारण गलत हो जा रहा है। BSE ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो सही जवाब
जो है इसमें नहीं दिया गया एक भी विकल्प। BSE ग्रीनएक्स देश का पहला पर्यावरण अनुकूल इक्विटी सूचकांक है जिसकी शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की गई है। इसे खासतौर पर ऐसी कंपनियों के शेयरों के लेन देन की सुविधा के लिए, मतलब इससे जो है ऐसी कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री होगी जो अपने उत्पादन एवं विनिर्माण गतिविधियों में कार्बन उत्सर्जन पर जो है ध्यान रखते हैं, उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो इस सूचकांक में 20 कंपनियां सम्मिलित हैं जो कि किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें रट लेना है 20 कंपनियां इसमें सम्मिलित रहती हैं। निम्न राज्यों में किस में 4,000 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है? तो सही जवाब राजस्थान। करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों, इकोनॉमी में डाल दिया गया है, इसको छोड़ दीजिएगा। 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने किया था। CR फार्मूला का प्रतिपादन दोस्तों CR दास ने किया था, यह भी याद रखिएगा। उद्देश्य क्या था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सुलह समझौता कराना। तो 1944 में ही गांधी योजना भी आई थी और CR फार्मूला भी आया था। निम्न में से किसने वर्चुअल क्लस्टर्स वेब पोर्टल प्रारंभ किया? तो करंट अफेयर का सवाल है, छोड़ सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से पुनः मिलाना है। तो WTO की स्थापना 1995 में हुई। इसका काम सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना है। IMF की स्थापना 1945 में हुई। भुगतान संतुलन में असंतुलन को दूर करने के लिए वित्त प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। 1987 में स्थापना हुई थी। दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। IDA जो है नम्य ऋणों की स्वीकृति के लिए बनाई गई है, याद रखिएगा। और बात करें IMF की तो इसकी मुद्रा जो है SDR है, यह भी याद रखिएगा। निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया? तो 2011-12 के बजट या फिर आर्थिक सर्वेक्षण में जो है ऐसा काम किया गया था। इसको एक साथ नहीं कहा जा सकता है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, बल्कि 2011 से 12 की आर्थिक सर्वेक्षण में ही यह नया अध्याय जोड़ा गया था, याद रखिएगा। जनसंख्या से सवाल देख लेते हैं। 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? तो सही जवाब है 17.5%। बी विकल्प सही होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो है 1961 से 71 के बीच में हुई, लगभग 25%। 61 से 71 के बीच में। नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण, तो इसमें दोस्तों कौन से सही हैं? तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर होती है, एकदम सही है। शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या भी इसका एक कारण है, और औद्योगिकरण की ऊंची दर भी इसका एक प्रमुख कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर तो है ही नहीं, तो कारण क्या होगा? तो 1, 2, 3 तीनों कथन सही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना है दोस्तों? तो सही जवाब है इसमें से कोई नहीं। तो है कितना? 943 है। 919 जो है शिशु लिंगानुपात है, यह भी याद रखिएगा। यूपी में जो है लिंगानुपात 912 है, यह भी याद रखिएगा। जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 16.5%, जो कि एक भी विकल्प में नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2014 में 4 नगरों में मेट्रो रेल चलाने की बात कही, इनमें से कौन सा नहीं है? तो सही जवाब है इलाहाबाद इसमें शामिल नहीं था उस समय। 11 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? तो सही जवाब है 67। कहाँ से कैसे आपको ट्रिक के तहत इसको याद करना, 57 से शुरू करिएगा। 57 से
इसको देखिएगा, 57 से शुरू करिएगा, 57 में 10 जोड़िएगा 67, 67 में 10 जोड़िएगा 77। तो जो नीचे रहता है, महिलाएं नीचे रही हैं भारतीय समाज में, तो नीचे वाला है 57, वह महिलाओं से संबंधित है। बीच वाला न्यूट्रल मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की साक्षरता है, और 77 जो है पुरुषों की है। इसमें दशमलव लगा के थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लीजिएगा, लेकिन मोटा माटी आप इस फिगर को याद रखिएगा, 57, 67 और 77। इस तरह से भूलेंगे नहीं यदि याद रखेंगे तो। फिर कथन और कारण दिया गया है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है, क्योंकि भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है। तो सही विकल्प ए होगा। कथन और कारण दोनों सही हैं। फिर समसामयिकी के सवाल आ जाते हैं दोस्तों, इनको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फिर कहाँ तक हैं दोस्तों ये, एक 146 तक हैं दोस्तों। उसके बाद विविध पे आते हैं, 148 तक हैं, इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में किसके नामों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है क्या? 40 कबीलों का देश। तो सही जवाब है किर्गिस्तान। इसकी राजधानी है बिश्केक। इसका मतलब जो होता है 40 कबीलों का देश, याद रखना है बिश्केक। 19 नवंबर के दिन 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यह 2015 का हल प्रश्न पत्र हम लोगों ने तैयार किया। इसके बाद 2015 का ही जो पहली बार हुआ था उसको हल करेंगे। और अभी कौन सा किया? जो 2015 में हुआ उसको कैंसिल करने के बाद, रद्द करने के बाद पुनः जो परीक्षा हुई वो हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब जो मूल पेपर है उसको करेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।